अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं लेक्चर सीरीज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस के एग्जाम्स और पीएमएस के एग्जाम्स में। तो हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सिलेबस है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या मेजर चीज़ें इंक्लूडेड हैं और क्या क्या उनके सब टॉपिक्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटलाइन के हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं वो इस सिलेबस में क्या क्या हैं। एक मेन टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर हम प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव में अगर नैरो डाउन किया जाए तो हम ये देखेंगे मैनेजमेंट की टाइप्स क्या हैं, मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन कौन से हैं और मैनेजमेंट के कौन कौन से डिसीजंस आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर है एचआर मैनेजमेंट आ जाता है। एचआर मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। इसको आगे हम डिटेल में देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फोर्थ नंबर पर आ जाता है मार्केटिंग और सबसे लास्ट नंबर पर आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें सारी फाइनेंशियल चीज़ें दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होगी, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कुछ रेशियोज वगैरह हैं वो इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की क्या डेफिनेशन है, मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन है और ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट का क्या काम होता है। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे जी फोर मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट के चार मेन फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो हम ये फंक्शंस देख लेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट रोल्स होते हैं। मैनेजमेंट अपर लेवल मैनेजमेंट होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, डिफरेंट रोल्स होते हैं मैनेजमेंट के। इसमें वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स होने चाहिए मैनेजर के अंदर। तो कंसेप्चुअल स्किल्स हो सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल होते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ स्किल्स हैं। वो हम डिटेल में आगे जब हम लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे। थर्ड नंबर पर आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो जो एक्सटर्नली ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करती हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशंस को इफेक्ट करती हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैनेजमेंट प्लानिंग, गोल सेटिंग और डिसीजन मेकिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि प्लानिंग है, प्लानिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। उसके बाद देखेंगे गोल सेटिंग, गोल्स क्या होते हैं, गोल्स में और प्लानिंग में क्या फ़र्क है। और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है कि सारे स्टेप्स को फॉलो करके और जो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है वो स्टेप्स को फॉलो करके की जाती है। तो ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम जो मैनेजमेंट के आखिरी पोर्शन में देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ये होता है कि एक तो हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, मतलब कुछ टाइम भी शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं। तो हम इस पोर्शन में ये देखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हम ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या आता है, पहले अपर लेवल आती है मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल आती है, इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है डिजाइनिंग और अडाप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस के हम अडाप्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजिंग चेंज एंड इनोवेशन। उसके बाद ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एक बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट चेंज की जाए, आपका वे ऑफ वर्किंग चेंज की जाए, कुछ इनोवेशन लाई जाए। तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। लास्ट पर हम ये देखेंगे कि आपकी जो लीडरशिप है कौन कौन सी एज अ मैनेजर, एज अ टीम लीडर आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आप एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो हमारी मेन हेडिंग है वो है एचआर मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए या अपना मेन गोल अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का क्या रोल है और उसकी मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है, कैसे की जा सकती है। फिर ये देखेंगे कि जो एचआरएम है, एक ऑर्गेनाइजेशंस में एचआरएम का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है।
उसके बाद ये है कि जॉब एनालिसिस, के जॉब एनालिसिस होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं, और जो अगर हमें हायरिंग करनी है, कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, वर्कर है, लेबर्स हैं, लेबर हायर करनी है, तो अब ये देखेंगे कि उसके लिए हम फोरकास्टिंग और प्लानिंग कैसे करेंगे। जो उसके बाद हम ये देखेंगे कि एज HR डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं। उसके बाद सिलेक्शन का एक अलग टीम प्रोसेस होता है, सिलेक्शन की अलग टीम होती है, ये चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, जो एम्प्लॉयज़ हायर हो चुके हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे की जा सकती है, उनके स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे इसमें। उसके बाद ये कि हम एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि उनको अप्रेजल दिए जाएं। अप्रेजल्स के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू अप्रेजल्स दिए जाते हैं। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग स्ट्रेटजिक पे प्लान स्ट्रेटजी, जैसे आपको बताया लॉन्ग टर्म की बात की, जब भी स्ट्रेटजी की बात आती है तो हमारे जहन में ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, तो लॉन्ग टर्म पे प्लान्स के बारे में बात करेंगे हम इसमें। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ बेनिफिट्स, अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सैलरी और सैलरी वगैरह के अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं, वो कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करने चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से बेनिफिट्स और कंपनसेशन प्रोवाइड करती हैं, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। लास्ट में देखेंगे कि एथिक्स, जस्टिस और फेयर ट्रीटमेंट। HR का एक बहुत बड़ा मेन रोल इसमें भी ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस में एथिकल प्रैक्टिस को मतलब उनको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जस्टिस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में, एथिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं। लास्ट पर हम ये देखेंगे कि लेबर रिलेशन, जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो लोअर लेवल मेन जो लेबर होती है जो काम कर रही होती है, अपर लेवल पर तो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट तो काम को मैनेज कर रही होती है, लेबर के थ्रू वर्किंग करवा रही होती है। तो लेबर मैनेजमेंट के रिलेशनशिप, लेबर के आपस में रिलेशनशिप और कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह, ये चीज़ें हम देखेंगे इसमें। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पर जो मेन हेडिंग आ जाती है वो आती है ऑपरेशनल एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें हम दो सब हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे। पहली है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशंस में अगर हम देखें तो डेली रूटीन के जो हमारे ऑपरेशन चल रहे होते हैं, कुछ फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो डेली रूटीन पे जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई प्रोडक्ट बनाई जा रही है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनानी है, और कौन कौन से उसमें बाकी टूल्स या रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है, ये चीज़ें इसमें आएंगी। और दूसरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात की जाए, सप्लाई चेन में ये आता है कि आपकी जो कस्टमर से आपकी रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेकर आपकी जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है कस्टमर तक, मेन कंज्यूमर तक, सॉरी कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है, इस सारी जो चेन है, इस चेन मैनेजमेंट को कहते हैं सप्लाई चेन। तो पहले हम देख लेते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज किया जा रहा है, फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, और हमारे हम फिर ये भी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। कौन गुड्स, आप अगर टेंजिबल की बात करें तो वो गुड्स में आ जाते हैं, सर्विसेज की बात करें तो इनटेंजिबल सर्विसेज हो जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑपरेशन स्ट्रेटजी इन ग्लोबल एनवायरनमेंट। अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली हमारी प्रोडक्ट को प्रॉस्पर करने के लिए, मार्केट वैल्यू गेन करने के लिए हमें कौन कौन सी ऑपरेशन स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, इसमें वो देखेंगे हम। इसमें तीसरे नंबर पर हम देखेंगे प्रोसेस स्ट्रेटजी। प्रोसेस की स्ट्रेटजी की हमारी जो हमारा ऑपरेशनल प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हम प्रोसेस को कैसे एनालाइज करेंगे, हमें किस तरह मैपिंग करनी चाहिए, डायग्राम्स के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं, चार्ट्स वगैरह के थ्रू, ताकि हम मार्केट वैल्यू गेन कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग में ये है कि हम डिज़ाइन और इफेक्टिव कैपेसिटी की बात करेंगे इसमें। उसके बाद मैनेजिंग डिमांड, कैपेसिटी प्लानिंग, लीडिंग वर्सेस लैगिंग स्ट्रेटजी, सिंगल और मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। अब इसमें सारी तकरीबन ये है कि हम डिमांड्स वगैरह को कैसे मैनेज करें, हमारे कैसे इफेक्टिव कैपेसिटी प्लानिंग
कैसी होनी चाहिए, हम ये ब्रेक इवन की एनालिसिस इस तरह की बातें करेंगे हम इससे। उसके बाद आता है जी लोकेशन स्ट्रेटजी। हमें अपनी जो प्रोडक्ट की लोकेशन है वो किस तरह सिलेक्ट करनी चाहिए, फिर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं लोकेशन डिसीजन के बारे में, सर्विस सर्विस लोकेशन स्ट्रेटजी, इस तरह की बातें हम इस टॉपिक में करेंगे। तो 6 नंबर पर आता है लेआउट स्ट्रेटजीज। लेआउट टाइप्स कौन कौन सी हैं, लेआउट डिज़ाइन कौन से हैं, फिक्स पोजीशन डिज़ाइन, इसमें प्रोसेस ओरिएंटेशन लेआउट है, ऑफिस लेआउट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। 7 नंबर पे आता है हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो अप टू द मार्क हो रही है, हमारी जितनी डिमांड है, डिमांड और सप्लाई को मैनेजमेंट का मैनेज करके हम अपनी इन्वेंट्री को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑपरेशंस में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट का क्या रोल है, साइकिल काउंटिंग, इन्वेंट्री मॉडल, फिक्स पीरियड सिस्टम, हम डिफरेंट तरह के मॉडल्स होते हैं उनके थ्रू हम उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो हमारी इसकी ऑपरेशंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दूसरी सब हेडिंग थी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जैसे कि हम पहले मैंने आपको बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यही होता है कि हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, वहाँ से लेकर हमारी जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जा रही है, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है या प्रोडक्ट कोई सर्विस अवेल कर रहा है, उस सारी चेन को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम देते हैं। इसमें हम यही देखेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हमारे इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स होती हैं, इसको मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक फिट ये की बात करेंगे कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और उसको स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन करें, किस तरह हमें अलाइन करनी चाहिए, और कॉस्ट और प्राइस को कैसे कंट्रोल करें, क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है, हम ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करेंगे। उसके बाद सप्लाई चेन ड्राइवर्स, इसमें इसमें ये ड्राइवर्स होते हैं कि फैसिलिटीज़ हो गया, इन्वेंट्री, टेक्नोलॉजी, ये ड्राइवर्स होते हैं जो आपकी सप्लाई चेन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये जैसे हमने बात की फैसिलिटीज एज ए ड्राइवर, इन्वेंट्री एज ए ड्राइवर, इंफॉर्मेशन, ये जो इफेक्ट कर होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर हम अपनी सप्लाई और डिमांड को कैसे मैनेज करेंगे ये देखेंगे हम। हमें इसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह की ज़रूरत होती है ये देखेंगे, और फिर देखेंगे हम ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से होते हैं, और कोलैबोरेशन और प्लानिंग की कैसे कैसे ज़रूरत होती है। उसके बाद हम देखेंगे आईटी का रोल क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। फिर 4 नंबर पर हमारा जो मेन टॉपिक आ जाता है मार्केटिंग। इस हेडिंग में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे हमें कौन कौन से प्लान्स, मार्केटिंग प्लान्स जो हमें बनाने हैं, कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए हमारे पास, और हम हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह मार्केटिंग को इफेक्ट कर रहा है, और हम उसको कैसे इफेक्टिव मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कंज्यूमर मार्केट को स्टडी करना है कि कौन कौन सी हमारी टारगेटेड मार्केट है, कौन से हमारे टारगेट कस्टमर हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमने मार्केट सेगमेंटेशन करनी है कि मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना है एज पर आपकी डेमोग्राफिकली कह सकते हो, एज सेक्टर कह सकते हो, जियोग्राफिकली कह सकते हो। उसके बाद आता है मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। हमने जो मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट आवर ब्रांड, अबाउट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर, ये कहेंगे। उसके बाद ब्रांडिंग आ जाता है। ब्रांडिंग में अगर हम देखें तो हम अपना ब्रांड किस तरह कस्टमर के माइंड में, मतलब ब्रांड इमेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपने ब्रांड को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, हम ये देखेंगे इसमें। उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करेंगे कि प्रोडक्ट को ऐसे एज आइडिया जनरेशन होता है पहले, उसके बाद प्रोडक्ट बनती है, फिर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मेच्योरिटी होती है। मतलब ये जो पूरा लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट है हम इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद प्राइसिंग की बात करेंगे। हम ये देखेंगे हमें किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें कौन सी मतलब डिस्काउंट्स वगैरह देने चाहिए, मार्केट मार्केट फिर कंपेटिटिव बेस्ड प्राइसिंग करनी चाहिए, मोनोपोली बेस्ड प्राइसिंग करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसमें उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कैसे करेंगे, हम कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करेंगे, हम डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, हम रिटेलर्स के थ्रू यूज़ करेंगे, होल सेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है।
फ्रेंचाइजीज वगैरह, हम इसमें इस तरह की बातें करेंगे। उसके बाद यह है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, कि हमारी जो इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये वाली चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट पर हमारा आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमारा जो अकाउंटिंग और फाइनेंस का पोर्शन है वो आ जाएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसका ओवरव्यू ले लेंगे। मतलब इन डेप्थ तो बंदा नहीं स्टडी करेगा, क्योंकि आप इसमें मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री नहीं कर रहे, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। तो ये अगर इसकी बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इस 30 to 40% मार्क्स का जो पेपर होता है वो इसमें से आता है। तो हम इसको ओवरव्यू लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी क्यों ज़रूरत है। उसके बाद देखेंगे हमारी जो डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट होती हैं, प्राइमरी मार्केट होगी, सेकेंडरी मार्केट होगी। उसके बाद एसेट्स की बात करेंगे कि रियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। उसके बाद रोल ऑफ कैपिटल एंड मनी मार्केट्स का रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई कंट्री है ग्लोबली, इनका रोल क्या है, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फाइनेंस में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि मतलब आज जो पैसा है, मतलब आज 100 रुपये हैं, कल उसकी 100 रुपये की कीमत ज़्यादा होगी। तो इस कंसेप्ट को टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। हम इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मनी और कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, रोल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन द फाइनेंस, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, एनविटीज क्या होती हैं, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है, लोन अमोर्टाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने के लिए बहुत डिफरेंट तरह के रेशियोज होते हैं आपके। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, अच्छा इसमें बाद प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, इस तरह के डिफरेंट रेशियोज होते हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हर रेशियो से, फॉर एग्जांपल अगर हम करंट रेशियो की बात करें, तो करंट रेशियो अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उससे हमें क्या चीज़ पता चलती है, तो इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें देखेंगे हम इसमें। उसके बाद हम ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी आती हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम ये देखेंगे उनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एनालिसिस कैसे करते हैं। कॉमन साइज रेशो रेशो एनालिसिस होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्राइसिंग का क्या रोल है, प्राइसिंग कैसे करते हैं, और उसका जो रिस्क एंड रिटर्न ऑन द हमारे स्टॉक्स की बात करें, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो गए, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न कैसे मेजर करते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट लाइन, कैपम कैपम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैलकुलेशन ऑफ वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मतलब अगर कोई बंदा डेट ले रहा है या क्रेडिट ले रहा है किसी से, तो उसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी, रेलिवेंट रिस्क और रिटर्न फॉर द वैल्यूएशन। उसके बाद हम कैश फ्लोज देखेंगे कि हम कैश फ्लोज कैसे बनाते हैं। बजटिंग टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट तरह की, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बजटिंग, मेकिंग कैश बजट्स, मेकिंग फाइनेंशियल फोरकास्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैश फ्लो, कैश फ्लोज कैसे बनते हैं, कैश फ्लो को पढ़ा कैसे जाता है, उसकी एनालिसिस कैसे होती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद कैपिटल बजटिंग को देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैपिटल बजट की सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, कैश फ्लो कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज क्या होती हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह के एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए, ये तो था हमारा सिलेबस। हमने इसमें देखा कि हमारी जो सिलेबस में मेन मेन जो है हमारी हेडिंग्स है, वो है, एक है मार्केटिंग, दूसरी नंबर पर एचआर मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पर आपकी ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
चौथे नंबर पर आपकी मार्केटिंग आती है, पांचवें नंबर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम इनको ब्रॉडर देखें तो हमारे पास 5 मेन हेडिंग्स आती हैं और उनमें कुछ सब हेडिंग्स हैं। तो अगर हम इसकी तैयारी स्टार्ट करें, मैनेजमेंट को बंदा 2 से 3 दिन में तैयार कर सकता है। एचआर की बात करें तो वो 2 दिन में तैयार हो जाती है। ऑपरेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑपरेशन के लिए 1 दिन काफ़ी है। सप्लाई चेन के लिए अगर 2 दिन बंदा दे दे, 2 दिन में सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर हो जाती है, 1 दिन में मार्केटिंग कवर हो जाती है, और 3 से 4 दिन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें हमने कैश फ्लोज भी देखने हैं, अच्छा बजटिंग टेक्निक्स हैं उनकी भी बात करनी है, फाइनेंशियल रेशियोज रेशियोज की बात करनी है। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो 10 से 12 दिन में बंदा अपनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी को कंप्लीट कर सकता है। तो अब हमने सिलेबस तो देख लिया, अब नेक्स्ट वीडियो से हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, उसके बाद इसी तरह जब हमारा सिलेबस आगे चलता रहेगा तो मैनेजमेंट के बाद हम एचआर की बात करेंगे, फिर से ऑपरेशंस की बात करेंगे, फिर मार्केटिंग, और एंड पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखेंगे, क्योंकि उसके जो हमारे 4-5 लेक्चर्स बन जाएंगे। एनपीवी अलग से देखेंगे, उसके बाद रेशियोज को देखेंगे, कैश फ्लोज को देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और ये है कि अब जब हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे तो कोई वीडियो लेक्चर्स अपलोड होते हैं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।